अस्सलाम वालेकुम। मुबीन आवाज़ आ रही है आपको? चलें। हमने कल अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। अच्छा, बेसिकली रिकॉर्ड्स क्या है कि आपने अपने पास क्या क्या जो है वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है इनकम टैक्स के मुताबिक। ठीक है, हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है उसके मुताबिक, और इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक आपका जो ऑडिट हो सकता है वो कैसे कैसे हो सकता है, ये इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। अच्छा, उसके बाद हमने रिकॉर्ड्स की बात की थी। सेक्शन 174 में रिकॉर्ड्स के बारे में बात होती है। तो रिकॉर्ड के बारे में वो कहता है कि हर पाकिस्तान में रहने वाले टैक्स पेयर ने मेंटेन करना है प्रिस्क्राइब्ड अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स को। ठीक है, और फिर कहता है कमिश्नर अलाउ नहीं करेगा कुछ भी खर्चों को डिडक्ट करना अगर उसको प्रोवाइड ना किया गया प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिर वो कहता है कि आपने, ठीक है, पहला क्या है कि एवरी टैक्स पेयर रिकॉर्ड किस किस ने मेंटेन करना है, हर टैक्स पेयर ने। ठीक है, पहले का ये आप कह लो कि इसमें से मेन चीज़ ये है कि पहले एवरी टैक्स पेयर जो है उसने टैक्स के रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं और रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करना है। अच्छा, सेकंड क्या है कि डिसअलाउ हो जाएगा एक्सपेंसेस को या डिडक्शन को डिसअलाउ कर दिया जाएगा अगर रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन ना रखा गया। अच्छा, थर्ड में वो कहता है कि आपने अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेंटेन कितने अरसे के लिए रखने हैं, 6 सालों के लिए। ठीक है, 6 ईयर्स के लिए रखने हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई पेंडिंग केस है, कोई पेंडिंग केस चल रहा है, आपका प्रोसीडिंग चल रही है, तो आपने जब तक वो कंक्लूड ना हो तब तक आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अच्छा, नॉर्मल केसेस में 6 साल के लिए रखना है। अगर कहीं पे आपकी कोई प्रोसीडिंग चल पड़ी, आपके अगेंस्ट जो है वो कोई जो है वो केस ओपन हो गया, तो फिर आपने जब तक वो कंक्लूड नहीं होगा उसकी कंक्लूजन तक आपने इसको मेंटेन करना है रिकॉर्ड को। अच्छा, अगर आप जो है आपकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम है, ठीक है, फॉरेन सोर्स इनकम है, फॉरेन एसेट्स हैं या फॉरेन एक्सपेंसेस हैं, तो उसके लिए आपने कोई लिमिट नहीं रखनी। ठीक है, उसके लिए कोई टाइम डिफाइन नहीं किया गया, इनडेफिनिट टाइम के लिए आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, ये रिकॉर्ड के बारे में बात हो रही है। फिर हमें कहता है कि डिडक्शन का मतलब क्या है। डिडक्शन का मतलब ये है कि वो सारे खर्चे जो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में से लेस करते हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से लेस करते हो, आपकी रिसीट्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आ रहे होते हैं, उन सबको डिडक्शन कहते हैं। मतलब रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में से जो खर्चे लेस करते हो और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में से लेस करते हो। ठीक है, तो बेसिकली उसने आपको ब्रीफली बता दिया कि आपके पास एक होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपकी कंपनी ट्रेडिंग कर रही है तो ट्रेडिंग अकाउंट होगा। ठीक है, इस ट्रेडिंग अकाउंट में से जितनी भी आपने एक्सपेंसेस को लेस करना है उनको डिडक्शन कहा जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे होगे। ठीक है, इसमें से जो जो खर्चे आप लेस करते हो वो सब आपके डिडक्शन में आ जाते हैं। फिर अगर आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट वाला कोई रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस या रिसीट्स एंड पेमेंट वाला कोई अकाउंट बन रहा है, ठीक है, रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स बन रहे हैं, तो उसमें से जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं ये सारे क्या आ जाएंगे, आपके डिडक्शंस में आ जाएंगे। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो उसमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके क्या समझे जाएंगे, डिडक्शंस। मतलब सिंपल वो कह रहा है कि आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल में से जो जो चीज़ें भी लेस करनी है उन सबको डिडक्शन कहा जाएगा। ठीक है, और आपने इन डिडक्शंस का प्रूफ अपने पास रखना है, इसका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखना है। अगर आप नहीं रखोगे तो ये डिडक्शन डिसअलाउ कर देगा कमिश्नर। ठीक है,
फिर है कि कमिश्नर में रिक्वायर्ड एनी पर्सन टू इंस्टॉल एंड यूज द इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर। वो कहता है कि कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो कह सकता है, कहेगा नहीं, हर किसी को शायद ना कहे, लेकिन मेल यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो कह सकता है, रिक्वायर्ड कर सकता है कि आप इंस्टॉल करो और यूज करो इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर। ठीक है, इट विल बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग, ताकि आप स्टोर कर सको और एक्सेस कर सको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ट्रांजैक्शन जो कि टैक्स लेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। अच्छा, फिर हम ये थोड़ा सा देख रहे थे कल, दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं इनवाइस, ठीक है, और एक को हम कहते हैं कैश मेमो। ठीक है, इनवाइस जो होती है ना वो जरा ज्यादा डिटेल्ड होती है, ये डिटेल्ड होती है, इसमें थोड़ी कम डिटेल्स आ रही होती हैं कैश मेमो के अंदर। अच्छा, इनवाइस बेसिकली किस मकसद के लिए बनाई जाती है? इनवाइस तब बनाई जाती है जब आप जो है वो अपने जो कस्टमर है उसको कुछ जो है ना एक वैल्यूएबल चीज़ बेच रहे होगे जिसके अगेंस्ट आप इनवाइस देते हो। फॉर एग्जांपल, आप एसी लेने जाते हो, आपको उसके अगेंस्ट इनवाइस मिलती है। आप कोई कार खरीदने जाते हो, उसके अगेंस्ट आपको इनवाइस मिलती है। ठीक है, इसी तरह जो मेजर बड़ी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, इस तरह की सारी चीज़ों के अगेंस्ट आपको इनवाइस मिलेगी। अच्छा, सेम यही काम हो रहा होता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टोर हो जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा हो तो वो भी इनवाइस मेंटेन करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको अल फतेह मिल जाएगा, ठीक है, अल फतेह मिल जाएगा, फिर आपको मेट्रो मिल जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ की इनवाइस दी जाती है। ठीक है, उनके पास एक सिस्टम पड़ा होता है, वहाँ से वो पीओएस सिस्टम होता है, वहाँ से इनवाइस जनरेट करके देते थे इलेक्ट्रॉनिकली। ये जो इनवाइस बनी हुई है मैनुअल इनवाइस बनी हुई है। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो आपको अच्छी खासी महंगी चीज़ दे रहे होंगे लेकिन वो मैनुअल इनवाइस बना रहे होंगे, उनके पास ये पैटर्न पहले से होगा, एक रजिस्टर सा होगा, उसके ऊपर ये पेजेस के ऊपर ये पैटर्न बना हुआ होगा। वो क्या करते होंगे, वो यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखते होंगे, जो उनके पास कस्टमर आया है उसका एड्रेस लिखते होंगे, उसका फ़ोन नंबर लिखते होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इनवाइस नंबर आ रहा होगा, फिर यहाँ पे वो डेट लिखते होंगे, यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन लिखते होंगे कि क्या चीज़ बेच रहे हैं, क्वांटिटी लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं, और उनके पास टोटल आ जाता है। ये सारी चीज़ें वो ऐड करने के बाद यहाँ पे उनके पास एक टोटल आ जाएगा जिसमें वो सेल टैक्स लगा के, तो उसके बाद जो वैल्यू कहेंगे कि ये आप हमें पैसे दे दो, फिर वो साइन सून करके स्टैम्प करके आपको इनवाइस दे देते हैं। अच्छा, कैश मेमो नॉर्मली वहाँ पे यूज हो रहा होता है जहाँ पे आपका कस्टमर इतना इंटरेस्टेड नहीं होता कि उसको इनवाइस दी जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लेने गए हो, आपने 50 रुपए की चीनी ली है, तो वो आपको चीनी की इनवाइस नहीं दे रहा होगा, या आप उससे मांगोगे भी नहीं कि यार 50 रुपए की चीनी की इनवाइस मैंने क्या करनी। ठीक है, या छोटी मोटी ग्रोसरी आप करने गए हो तो उसकी आप इनवाइस नहीं मांग रहे होते समटाइम, जैसे गली मोहल्लों के अंदर बैठे होते हैं शॉपकीपर्स, आप उनसे जाके नहीं मांगते। आप दही लेने गए हो, दूध लेने गए हो, तो वो आपको इनवाइस नहीं देगा। अच्छा, उसके लिए फिर क्या है कि उसको भी तो कहा गया है कि तुमने अपना कारोबार कर रहे हो तो तुमने अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, अभी हम पीछे यही पढ़ के आए हैं कि एवरी टैक्स पेयर, ठीक है, एवरी टैक्स पेयर वहां लिखा हुआ था, एवरी टैक्स पेयर इन पाकिस्तान रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसने अपने अकाउंट्स भी बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं, अपने पास सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो वो फिर कैसे करे कि भाई मैंने कितनी सेल किया है, तो उसको कहा गया कि तुमने ना अपना एक कैश मेमो बनाना है। जितना तुमने सेल की है तो उसके अगेंस्ट तुमने कैश में पैसे ले लिए होंगे, छोटी छोटी चीजें आप बेच रहे हो, तो आप अपने पास ना एक जो है ना कैश मेमो बनाते जाओ। अच्छा, अब ये कैश मेमो कैसे हो सकता है? कैश मेमो, अब वो ये भी तो कह सकता है कि भाई मैं सर कैसे कैश मेमो हर बंदे को बनाऊं, मेरे से कोई 30 रुपए का दही लेके जा रहा है, कोई 20 रुपए का लेके जा रहा है, कोई 50 रुपए का लेके जा रहा है, मैं बैठ के उसका कैश मेमो बनाने लग जाऊं। आप उसे कहो यार ऐसे ना करो, आप चाहे हर बंदे के लिए अलग ना बनाओ, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि आप एक कैश मेमो में मल्टीपल एंट्रीज कर दो। फॉर एग्जांपल, आप कहो कि मैंने 1 घंटे में जो जो भी सेल की होगी ना उसका मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर लूंगा। तो आप क्या कर लो, कस्टमर्स के नेम लिख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखो कि ये चीज़ें मैंने भेज दी हैं, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में भेज दी हैं, ये यूनिट रेट इतना था, उसके बाद ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह का बन जाता है। अच्छा, तो ये है इस तरह का कि एक है आपके पास इनवाइस और एक है आपके पास कैश मेमो। एक इनवाइस की ऑप्शन है, एक कैश मेमो की ऑप्शन। ठीक है, इनवाइस कब इशू हो सकती है? जब आप इवन के कैश पे भी सेल करो, कैश सेल की सूरत में भी इनवाइस इशू की जा सकती है, और
जो आपको चेक के थ्रू होता है या आपको क्रेडिट के थ्रू भी होती है, समटाइम क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट भी आप सेल ये वाली इनवाइस इशू कर सकते हो। उसके बाद कैश एंड बैंक दोनों के लिए होती है। अगर आपको कोई चेक दे गया है और आपसे कोई चीज़ खरीद के ले गया है तो आप उसको भी इनवाइस इशू कर सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है, कैश मेमो ये सिर्फ कैश सेल्स के लिए ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये होता क्या है, वेयर ई ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड ₹100। ठीक है, जब आपकी ज़्यादा सारी ट्रांजेक्शन हो रही है और वो 100 रुपये से कम वैल्यू की हो रही है। ठीक है, कोई बच्चे आते हैं वो टॉफ़ी ले गए, बिस्किट्स ले गए, इस तरह की चीज़ें ले गए और डिफरेंट लोग आ रहे होंगे आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक कैश मेमो बना सकते हो, लेकिन अगर लगे कि नहीं एक एक मेमो बनाते हुए तो मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आप मल्टीपल जो है ना, वो जो इसकी होती है ट्रांजैक्शन, वो एक कैश मेमो पे लिख सकते हो या मल्टीपल कैश मेमोस बना लो डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, वो कहता है वेयर ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड 100, वन और मोर कैश मेमोस पर डे फॉर ऑल सच ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो आपने उन सारी ट्रांजैक्शंस के लिए एक से ज़्यादा कैश मेमोस बना लो। ठीक है, और उसके ऊपर सारा कुछ नोट कर। बेसिकली इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि हर टैक्स पेयर का रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करवाना। ठीक है, जब वो सेल बनाएगा तो रिकॉर्ड वैसे मेंटेन कर रहा होगा वो। आपने अगर देखा हो किसी जगह पे आप गए हो जहाँ पे चीज़ खरीदी हो आपने कोई, तो उसने आपको मैनुअल अगर अपनी इनवाइस दे दी ना, तो इस इनवाइस के नीचे ना उसने एक कार्बन पेपर रखा होगा और ये जो जो चीज़ें इसके ऊपर लिखेगा ना, एक नीचे पेज होगा उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। उसके बाद ये वाला जो पेज है मेन, ये उतार के आपको दे देगा, जो कस्टमर है उसको, नीचे उसके बाद सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा। अच्छा, कैश मेमो कस्टमर को देने की जरूरत नहीं है, ये अपने रिकॉर्ड के लिए आपने मेंटेन करना। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसको याद यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता था कि इनवाइस और कैश मेमो दोनों मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स कब बनाए जाते हैं, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की कोई भी जो आपकी प्रोविजन है या सेक्शन है उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना हो, तो उसके लिए रूल्स जो है ना गवर्नमेंट वो इशू कर देती है, रूल्स बना देती है। ठीक है, अब ये रूल्स हैं 28 से लेके 31 तक। ठीक है, एक पूरा उन्होंने पेपर इशू किया होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि ये रूल्स हैं। ठीक है, उसमें जो 28 रूल है और आगे ऑनवर्ड 31 तक रूल्स हैं, वो कहते हैं कि कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो प्रिस्क्राइब की गई हैं कि आपने मेंटेन करनी। ठीक है, ये रूल्स हमें ये बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम डिफरेंट सीरियल नंबर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे जो बॉक्स में आएगा उसमें क्या लिखा होगा, टैक्स पेयर के बारे में बताया गया होगा, जो कि रिक्वायर्ड है मेंटेन करने के लिए प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। और यहाँ पे उसको हम बताएंगे, इस बॉक्स में पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, यहाँ पे टैक्स पेयर कौन है वो बताएंगे हम, यहाँ पे हम देखेंगे कि उसमें रिकॉर्ड कौन सा मेंटेन करना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पे हम पढ़ लेते हैं, एवरी टैक्स पेयर, मतलब हर टैक्स पेयर जो है जो ड्राइव कर रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब ये एक जेनेरिक बात है। ठीक है, हर जो पर्सन है या टैक्स पेयर है जो इनकम फ्रॉम बिजनेस से कुछ कमा रहा है, इसमें देखो आपका इंडिविजुअल भी आ सकता है, जो बिजनेस कर रहा हो, आपकी कंपनी भी आ सकती है, आपकी एओपी भी आ सकती है। ये उन सब के लिए एक जनरल रिक्वायरमेंट बता दी है रूल में। ठीक है, ये बेसिकली जनरल रिक्वायरमेंट्स है एप्लीकेबल टू ऑल टैक्स पेयर्स ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। जो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस से कुछ कमा रहा है ना, उसके ऊपर ये वाला जो है ना एक जनरल सी रिक्वायरमेंट, ये अप्लाई होगी ही होगी। अब रिकॉर्ड उसने क्या मेंटेन करना है। अच्छा, ये टैक्स पेयर है कि कौन टैक्स पेयर होगा जिसने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी आएंगी वो उसने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। टैक्स पेयर कौन है, एवरी टैक्स पेयर जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है। इसने रिकॉर्ड कौन सा मेंटेन करना है, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड एंड देयर डिटेल्स। ठीक है, रिसीव्ड का क्या मतलब है कि पैसे आए उसके पास जितने, एक्सपेंडेड का क्या मतलब है गए कितने। ठीक है, और उसकी सारी डिटेल, कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, ठीक है, क्या बेचा, क्या ट्रांजैक्शन की, ये सारा कुछ आपने मेंटेन करना है अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद है सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स एंड ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब वो आपको क्या कह रहा है, ऊपर वाले में कह रहा था कि देखो पैसे तो बहुत बहुत से केसेस में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल,
आपने शेयर इश्यू किए तो कैपिटल के अगेंस्ट आपके पास पैसे आ सकते हैं, ठीक है। अब वो इस पॉइंट में तो पैसे नहीं आ रहे होंगे, यहाँ पे तो सिर्फ सेल एंड परचेज की बात आ रही है। यहाँ पे कैपिटल से जो पैसे है वो हो गए, आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर आपने बैंक से लोन लिया, अब ये ना सेल है ना परचेज है, लेकिन आपके पास पैसे आ रहे हैं तो उसके आएंगे। फिर आपने ये लोन वापस किया, रीपेमेंट कर दी, तो आपके एक्सपेंड हो रहे हैं पैसे, आपने उसकी भी सारी डिटेल मेंटेन करनी है। सो इसी तरह जो मोस्टली ट्रांजैक्शन हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उनका यहाँ पे जिक्र किया गया। हाँ, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हैं। मुबीन, आवाज आ रही है? रीज्वाइन किया आपने? नहीं नहीं, ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। इसके आगे चल के हम पास पेपर भी देखेंगे ना, तो ये पॉइंट्स याद करने हैं। अच्छा, ये ऐसे जो चैप्टर्स हैं ना, ये आपके पास इजी मार्जिन रखते हैं कि आप आसानी से जो है ना मार्क्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने चैप्टर 1 पढ़ा, वहाँ से आपको इजी मार्क्स मिल सकते हैं। ये वाला चैप्टर इजी मार्क्स मिल सकते हैं। आपको पता है ना कि आपका पेपर का अच्छा खासा पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल भी आना है, ठीक है, टेक्स्ट में। सो थ्योरेटिकल के लिए इसको तो कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है ना। ये जो आसान से चैप्टर्स हैं, मतलब सिर्फ आपने इनको याद करना है, इनमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी बातें भी नहीं है, ठीक है। अगर लॉजिकली एक दफ़ा समझ लोगे और आपको ये समझ आ गई कि याद कैसे करना है, तो बहुत इजी मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ से। तो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। कि मोस्टली बच्चे कर भी यही रहे होते हैं कि हम जो है ना थ्योरी वाला बस आखिरी दिन पढ़ लेंगे, आखिरी वीक में एक दफ़ा पढ़ लेंगे, तो नहीं। ये साथ साथ याद करना है और बहुत अच्छे से याद करना है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये तो इजी मार्क्स हैं। यही तो ट्रिक्स होते हैं पेपर पास करने के। इजी मार्क्स पे कोई बच्चा कंप्रोमाइज करेगा तो पेपर पास करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको तो इजीली आपने कर लिया। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं बन सकता। चैप्टर 1 का कोई न्यूमेरिकल नहीं बन सकता था, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आई कैप ने आपसे टेस्ट करना है तो वो इसी तरह आपसे टेस्ट करेगा। तो आपको अगर ये आता होगा तो आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। सो इसको बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, फिर वो कहता है सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स। अगर आपका बिजनेस जो है वो चीज़ें बेचना है, ठीक है, तो आप क्या करते होगे? कुछ ना कुछ खरीदते होगे और फिर उसको बेचते होगे, तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर आपका काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो आप क्या करते होगे? सर्विसेज देते भी होगे और शायद किसी से सर्विसेज लेके उसको आगे जो है ना आप दे रहे हो, तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेजेस होते हैं, जैसे कॉलेजेस में क्या होता है, कॉलेज खुद सर्विस दे रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसके जो टीचर्स होते हैं बेसिकली उसके थ्रू वो सर्विसेज आगे दे रहा होता है, तो टीचर्स की सर्विसेज वो ले रहा होता है। तो इन सारों का रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है। अच्छा, फिर आपने सारे एसेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। अब ये जनरल सी बातें हैं, ठीक है, जो भी अकाउंटेंट होगा, जो भी सीए कर रहा होगा, उसको पता होगा कि मुबीन, फिर आपने ज्वाइन किया, कोई मसला तो नहीं आ रहा? क्लास स्मूथली चल रही है कि कोई इशू आ रहा है? अच्छा, चलो ठीक है, चलते हैं। अच्छा, अब कोई भी, मैं कह रहा था, कोई भी अकाउंटेंट है या इवन आप लोग भी अभी तक अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, आपको पता है कि आपने डबल एंट्री कैसे करनी है, आपने अकाउंट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी। ये मेंटेन करने का क्यों कहा जा रहा है? ये सारी चीज़ें वही हैं जिनकी हम एंट्री करते हैं। मतलब हमारे पास कोई पैसा नहीं आ सकता जब तक हम डबल एंट्री ना करें बिजनेस में, ठीक है। हम सेल परचेज नहीं कर सकते जब तक डबल एंट्री ना करें। एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक डबल एंट्री ना करें। वो कहते हैं ठीक है, आप इसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करो, साथ इसकी स्पोर्टिंग्स वगैरह भी मेंटेन कर लो, ठीक है। तो जितने आपने एसेट्स खरीदे हैं उसकी सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, उसकी इनवाइस आपने अपने पास रखनी है, सारी चीज़ें अपने पास रखनी है, ठीक है। पेमेंट कैसे की एसर खरीदने के अगेंस्ट, वो भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द टैक्स पेयर। जितनी आपकी लाइबिलिटीज हैं उन सबको भी आपने अपने पास रिकॉर्ड में महफूज रखना है, ठीक है। उसके बाद है इन केस ऑफ टैक्स पेयर इंगेज इन मैन्युफैक्चर सॉरी असेंबली। असेंबली, अब ये याद रखना है, यहाँ पे आपने भी इसी तरह लिख लेना है, असेंबली, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और लाइक एक्टिविटीज, ठीक है। ये 6 उसने बातें लिखी। वो कहता है आप क्या करते हो कि आप असेंबली के काम में इंगेज हो। असेंबली का मतलब क्या है कि आप बाहर से पार्ट्स मंगवाते हो,
उसको यहाँ पे असेंबल करके बेचते हो। ठीक है, इस केस में भी अगर आप खुद से प्रोड्यूस करते हो चीज़ों को, ठीक है, ज़ीरो से कोई चीज़ बना लेते हो, उसको भी, उसके लिए भी अगर आप प्रोसेस करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, गन्ना खरीदते हो, उसको रो में कन्वर्ट करके उस गन्ने को प्रोसेस करके रो बना के आगे बेचते हो, उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, आपकी जूतों की कंपनी है, कुछ भी आप बना रहे हो उसके लिए भी, अगर आप माइनिंग कर रहे हो, खुदाई वगैरह का काम है उसके लिए भी, और इससे मिलती जुलती सारी एक्टिविटीज, ठीक है, उनके लिए all item of cost relating to utilization of material, labor and other inputs। वो कहता है जो जो आपको इस चीज़ों को बनाने के लिए, असेंबली करने के लिए मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, और भी कोई चीज़ अगर चाहिए, तो उन सारों का आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। प्रोडक्शन के केस में भी ये सारी चीज़ें, प्रोसेसिंग के केस में भी सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग के केस में भी सारी चीज़ें, माइनिंग के केस में भी सारी चीज़ें, और इस तरह की मिलती जुलती चीज़ों के केस में भी सारी चीज़ों का रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट शेल बी मेंटेन फॉर 6 years। ये तो भी हम पढ़ के भी आए थे, ये तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी कह रहा था, रूल्स दोबारा याद करवा रहे हैं कि भाई 6 साल के लिए ये जो सारी चीज़ें बताई हैं ना, ये सारी चीज़ें 6 साल के लिए रखनी है। आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच इट्स रिलेट्स, जिस साल से ये रिलेटेड है उससे अगले 6 साल के लिए आपने मेंटेन करना है। इन केस ऑफ प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, अगर आपके अगेंस्ट कोई इनकम टैक्स के अंदर जो है वो कोई केस वगैरह चल रहा है, इवन कोर्ट केस भी चल रहा है, कहीं पे भी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, केस, ठीक है, आपका किसी साल का, फॉर एग्जाम्पल 2017 का आपको कोई केस चल रहा है, ठीक है, केस क्या चल रहा है कि कमिश्नर या एफपीआर वाले कहते हैं कि आपने ज़्यादा टैक्स देना था, आप कहते हो नहीं मैंने कम टैक्स देना था। इस केस में जब भी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग होगी, रिकॉर्ड विल बी केप्ट टिल दी फाइनल डिसीजन, कंक्लूजन तक, जब तक केस कंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपने क्या करना है, इसको मेंटेन करना है। नॉर्मल केसेस में 6 साल, लेकिन अगर कोई केस पेंडिंग है तो उसके लिए जब तक कंक्लूड नहीं होगा तब तक आपने मेंटेन करना है। अच्छा, पहला क्या था, पहला ये था कि कोई भी टैक्स पेयर जो बिजनेस में एंगेज होगा, ठीक है, अब क्या है, अब स्पेसिफिक बात होने लगी। एवरी टैक्स पेयर अदर देन कंपनीज ड्राइविंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, पहला तो जेनेरिक था ना, हर बंदे के लिए था। अब हम कह रहे हैं कि वो टैक्स पेयर जो अदर देन कंपनी है, अदर देन कंपनी, कंपनी के अलावा कौन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, एओपी हो सकती है, उनकी बात हो रही है। जो ड्राइव कर रहे हो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर वो बिजनेस इनकम कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ठीक है। नंबर 1, उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर टैक्स पेयर विद बिजनेस इनकम अप टू, ठीक है, इसको आपने नोट करना है, अप टू 5 लाख, मतलब 5 लाख या उससे कम, ठीक है, इससे कम, 5 लाख या इससे कम, अगर आपकी बिजनेस है, आपका बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो और आपकी पूरे साल की इनकम क्या है, वो 5 लाख से कम है, अप टू 5 लाख है, 5 लाख या 5 लाख से कम है, या न्यू टैक्स पेयर ड्राइविंग इनकम फॉर बिजनेस, या अभी आपने इसी साल बिजनेस नया नया स्टार्ट किया, तो फिर आपने रिकॉर्ड कौन से कैप्ट रखने हैं, फिर आपने क्या करना है, सीरियली नंबर्ड, ठीक है, सीरियल नंबर्ड एंड डेटेड कैश मेमोस, इनवाइसेस, receipts for each transaction of sale or receipts containing the following। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको सीरियल नंबर का मतलब पता है? सीरियल नंबर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ना कोई भी इनवाइस उठा लो ना, इनवाइस, उसके ना ऊपर कुछ नंबर आ रहा होगा, 003। अब ये होता क्या है, ये ना एक सीक्वेंस में ना सीरियल नंबर दिए गए होते हैं, ठीक है, एक बुक है ना, जैसे उसके बुक के पेज नंबर होते हैं, इसी तरह इनवाइस के ऊपर ना सीरियल नंबर लिखा होता है। इसको लिखने का मकसद क्या है, आपसे एफपीआर ये सीरियल नंबर क्यों करवाना चाहता है? सीरियल नंबर इसलिए करवाना चाहता है कि कंप्लीटनेस जो है ना उसका पता चलता रहे, कि आपके पास जितनी इनवाइसेज हैं वो सारी की सारी आपने सही तरीके से बताई हैं एफबीआर को कि नहीं बताई। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बुक हो जिसके ऊपर 100 पेजेस हो, ठीक है, तो मैं आपका एक किस्म का ऑडिट करना चाह रहा हूँ, मुझे उसमें से देखना है कि आपने ये सारी की सारी बुक पढ़ ली है, तो जो जो बुक पढ़ी होगी उसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ मुझे ज़रा अपनी बुक दिखाओ, ठीक है, आप मुझे बुक दिखा देते हो, अब मैं सारे पेजेस को एक एक करके देखता हूँ,
मैं देखता हूँ कि दरमियान में 5 पेजेस गायब है, वो शायद आपने पढ़े नहीं होंगे या आप मुझे दिखाना नहीं चाहते कि ये मैंने नहीं पढ़ा, आपने वो 5 पेजेस जो है ना वो गायब कर दिया। अब मुझे पता कैसे चला कि 5 पेजेस गायब है? सेम मैं 20 नंबर वाले पेज पे था, उसके बाद मैंने अगला पेज किया तो वो 26 आ रहा था या 27 आ रहा था, तो मैंने कहा यार इसके अंदर कुछ गैप है, इसके अंदर कुछ ऐसे पेजेस हैं जो है नहीं। ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि सीरियल के साथ नंबर लिखा गया था, एक सीक्वेंस के साथ नंबर लिखा गया। इसी तरह एफबीआर भी आपको कहता है कि जब भी आपने इनवाइसेस बनानी है, ठीक है, कैश मेमोस बनाने हैं, इनवाइसेस बनाने हैं, कोई रिसीट्स के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर सीरियल नंबर लाजमी लिखना है, ताकि हमें पता चले कि इसने इस साल में अगर 100 चीज़ें बेची हैं, ये कह रहा है कि मैंने 100 चीज़ें बेची हैं, तो जब हम इससे रिकॉर्ड मंगवाएंगे, तो अगर उस 100 चीज़ों के रिकॉर्ड में कहीं पे सीरियल नंबर जो है वो आगे पीछे हुआ हुआ, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये कोई गड़बड़ कर रहा है। ठीक है। अगर ये सीक्वेंस में ही चलते रहे तो फिर इसका मतलब है कि सारा का सारा इसने डिक्लेयर कर दिया कि मैंने इतनी सेल की है, लेकिन अगर अंदर से मिसिंग है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं को मसला है। दूसरा नंबर वो कहता है डेट, डेट बताओ। ठीक है। तो डेट, डेट भी आप अपनी इन चीज़ों के ऊपर लिखना है। आपने कैश मेमो बनाना है तो उसके ऊपर सीरियल नंबर एक तो होना चाहिए। सीरियल नंबर अच्छा आप खुद से नहीं लिखते, सीरियल नंबर जब आप प्रिंट करवाओगे ना इनवाइसेस, ऑटोमेटिकली पहले से लिखा आता है। जैसे आपने एक कॉपी खरीदी है तो कॉपी के सारे पेजेस पहले से प्रिंटेड होंगे। आपने बुक खरीदी है तो बुक के ऊपर पहले से 1 से लेके 100 तक नंबर लिखे हुए होंगे पेजेस के ऊपर। सीरियल नंबर भी जब आप वो खरीदते हो तो तब आपके पास आ रहा होता है। ठीक है। डेट आप खुद लिखते हो कि इस दिन मैंने ये वाली सेल की, तो डेट लिखवाना भी बहुत जरूरी है। एफबीआर चाहता है कि हमें पता चलता रहे कि अगर इसने इस डेट को बेचा है तो उसके बाद अगली क्या डेट है इसकी ट्रांजेक्शन की। ठीक है, ताकि डेट वाइज पता चलता रहे, ये हमें कोई पुराना रिकॉर्ड ना दिखा दे, तो डेट लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो कहता है सीरियली नंबर एंड डेटेड कैश मेमोस, नंबर 1 इनवाइसेस, नंबर 2 रिसीट्स फॉर ई ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और रिसीट्स या जनरल रिसीट्स, ये 3-4 बातें कर गया। कंटेनिंग द फॉलोइंग, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? टैक्स पेयर नेम, ठीक है, और नेम ऑफ हिज बिजनेस, एड्रेस, नेशनल टैक्स नंबर और सीएनआईसी, और सेल टैक्स एंड सेल टैक्स नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। कहता है आपने जो इनवाइस बनानी है ना, कहाँ गई हमारी इनवाइस, ये इनवाइस, इस इनवाइस के ऊपर आपने अपनी डिटेल भी लिखनी है। इससे फायदा क्या होगा? एक तो एफबीआर को ये पता चलता रहेगा कि ये जो इनवाइस है ना, ये आपने ही अपनी सेल की है, उसकी हमें दिखा रहे हो। दूसरे नंबर पे जो आपसे चीजें खरीद रहा होगा ना, उसको भी पता होगा कि मैंने किससे खरीदी है। वो कहता है आपने इसके ऊपर अपना नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे ये ब्रांड नेम की जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है। फिर वो कहता है कि आपने अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे नीचे एड्रेस आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आपने इस तरह की इनवाइस के ऊपर आपने जो है ना ये अपना नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। उसके बाद आपने फर्दर क्या लिखना है, एक सेकेंड, हाँ, आपने अपना नाम लिख दिया, नंबर 1, नंबर 2 एड्रेस लिख दिया, नंबर 3 अपना एनटीएन लिखो, नेशनल टैक्स नंबर। ठीक है, कि आप इनकम टैक्स के साथ रजिस्टर हो तो ये आपका एनटीएन है। अच्छा, ये एओपी के लिए एनटीएन अलग होता है। ठीक है, जो सीएनआईसी होता है ना, ये इंडिविजुअल के केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोल प्रोप्राइटर हो, ठीक है, आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, आपका जो एनटीएन होगा वो सेम आपका सीएनआईसी नंबर होगा। ठीक है, तो सीएनआईसी नंबर लिख लो, या अगर आपकी एओपी है तो उसके लिए एनटीएन लिख लो। क्यों? क्योंकि हम तो ये कह रहे थे ये कंपनी के अलावा वालों के लिए रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फिर आप सेल टैक्स से भी रजिस्टर होते हो। एक और हमारा कानून है टैक्स का, वो है सेल टैक्स। अभी तो हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं ना, तो आप सेल टैक्स से भी रजिस्टर होते हो, वहां पे भी आपको एक नंबर दिया जाता है। ठीक है, वो भी आपने लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपनी इनवाइस के ऊपर लिखी होनी चाहिए, या आपका कैश मेमो है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, या अगर आप कोई और स्लिप वगैरह बना के दे रहे हो उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद और क्या लिखा होना चाहिए? ठीक है, पहले क्या रिक्वायरमेंट है, वो सीरियली नंबर हो और डेटेड हो। दूसरा उसके अब उसके ऊपर बता रहा है कि और क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। और क्या लिखा होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और सर्विसेज रेंडर, अगर आपने सर्विसेज दी हैं या गुड्स बेची हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखो कि क्या गुड थी या क्या सर्विस थी जो आपने दी। क्वांटिटी लिखो। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब क्या है कि 5 आइटम्स आपने बेचे तो 5 आइटम लिख दोगे। अगर आपने 5 घंटे को सर्विसेज वहाँ पे परफॉर्म किया तो आप वो लिख दोगे। और उसके बाद वैल्यू लिखोगे वो कितने की बनी। ठीक है, वो सर्विसेज कितने की दी या वो गुड्स कितने की बेची, ये भी आपके इनवाइस
या कैश मेमो के ऊपर लिखा होना चाहिए। उसके बाद वो फर्दर कहता है वेयर ई ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड ₹100। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ना वो कहता है, एक सेकंड इसको मैंने, वो कहता है सीरियली नंबर्ड डेटेड कैश मेमो इनवॉइसेस receipts फॉर ईच ट्रांजैक्शन, ईच का वर्ड यूज किया उसने, ठीक है, ऑफ सेल और receipts, ये आपने करना है ई ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपने लिखनी। अब वो कहता है कि यहाँ पे ना आपने ऑल ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी वो आपने वन और मोर कैश मेमोज बनाना है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप सेल इनवाइस करते हो ना, तो हर ट्रांजैक्शन की सेल इनवाइस अलग बनती है, लेकिन कैश मेमो जो है ना वो 4-5 ट्रांजैक्शन 10 ट्रांजैक्शन का एक भी बन सकता है। उसके बाद क्या कहता है, डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स, जितनी दिन में आपके पास पैसे आए वो आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सेल, पेमेंट, परचेजेस, एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सारा कुछ। या अगर आप सिंगल एंट्री कर रहे हो तो आपने सारी की रिसीट, सेल, परचेजेस वो भी अपने पास रखना है, एंड डिफरेंट हेड ऑफ एक्सपेंस। अच्छा, होता क्या है नॉर्मली कंपनी के केस में, तो बुक कीपिंग हो रही होती है, अकाउंटिंग के पूरे सारे रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं। जब कोई छोटा मोटा कारोबार होता है, एक बंदा साइड पे कहीं गली के नुक्कड़ पे जाके रेडी लगा के नान चने बेच रहा है, तो वो बुक कीपिंग तो नहीं जानता ना, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक अकाउंटेंट हायर करे। वो क्या करता होगा, वो सिंगल एंट्री के हिसाब से ना लिखता रहता होगा, भाई मैंने 50 रुपए के चने इसको दे दिए अभी, ठीक है, इसने मुझे 50 रुपए दे दिए। अब ये क्या किया इसने, सेल की रिकॉर्डिंग की। अब ये क्या किया इसने, रिसीट की रिकॉर्डिंग की कि 50 रुपए मुझे पैसे भी आ गए, ये सेल हुई और ये रिसीट होगी। अब ये इस तरह करके लिखता होगा, ठीक है, मैंने 30 रुपए का धनिया खरीद लिया, 75 रुपए का मैंने दही खरीद लिया, चटनी बनानी थी, मतलब इस तरह की चीजें उसने लिखनी है। अच्छा, अब उसने डेली रिसीट्स का रिकॉर्ड रखना है। अब यहाँ में बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर सेल रिसीट ही तो है, नहीं बच्चों, सेल के अलावा भी कुछ रिसीट्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने जो है ना वो अपना एक जो है ना सेल के अलावा उसने क्या किया, एक बंदे से पैसे लेने थे, कोई पर्सनल बिजनेस से रिलेटेड पैसे लेने थे, पर्सनल को छोड़ देते हैं, बिजनेस से रिलेटेड ही पैसे लेने थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया होगा, उसने अपनी रेसिपी बताई होगी उसके अगेंस्ट, अभी ये उसने चीज़ कोई नहीं बेची लेकिन उसको पैसे आ रहे हैं, या उसने किसी को कर्जा दिया हुआ है उसने उसको वापस किए, ठीक है। किसी भी सूरत में अगर आपको रिसीट्स आ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसका रिकॉर्ड रखना है। अगर आपने सेल किया उसका रिकॉर्ड रखना है, अगर आपने कोई पेमेंट किया उसका रिकॉर्ड रखना है, अगर आपने कोई परचेजेस किया उसका रिकॉर्ड रखना है, अगर आपने कोई खर्चा किया उसका रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। वाउचर ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस, आपने वाउचर्स बना लेने हैं छोटे छोटे। अब ये वाउचर क्या होता है, बेसिकली एक रिकॉर्ड रखने का तरीका होता है, ये वाउचर होता है, इस तरह का वाउचर होगा, इसने लिख लिया होगा भाई मैंने इस पार्टी से इतने 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 खरीदे, तो ये एक वाउचर एक किस्म का डिटेल मेंटेन करने का नाम है, ठीक है। तो आपने याद कर रहे हैं वाउचर ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस। नंबर 2, अब पहला क्या था कि अप टू 5 लाख, अब है टैक्स पेयर विद बिजनेस इनकम एक्सीडिंग, ठीक है, इसको याद रखना, एक्सीडिंग 5 लाख। एंड अच्छा, एक तो वो आ गए जिनकी 5 लाख से ज्यादा है, इसके अलावा सारे होलसेलर, सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे डीलर, सारे कमीशन एजेंट्स, ठीक है। ये चार जो है ना ये तो फॉल ही इस स्लैब के अंदर करेंगे, मतलब इनके लिए तो ये जो आगे रिक्वायरमेंट है ये आनी है। चाहे एक डिस्ट्रीब्यूटर 5 लाख से कम भी कमा रहा हो, लेकिन उसको यहाँ पे जो रिकॉर्ड लिखाएगा वो मेंटेन करना है, वो पिछले में नहीं आएगा। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, ठीक है, और कमीशन एजेंट्स के अलावा अगर कोई 5 लाख से कम कमा रहा है तो वो पिछले वाले में चला जाएगा, इस वाले में, ठीक है, किधर गया, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में। और बाकी जो 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं और सारे से ये जो होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं और कमीशन एजेंट, उनके लिए ये, अच्छा मिलता जुलता है उनके लिए भी, खैर। वो कहता है सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड कैश मेमोज, इनवाइसेस, रिसीट्स ऑफ ई ट्रांजैक्शन फॉर सेल एंड परचेज, ये तो वो सारी चीज़ें कहता है। यहाँ पे भी सारी वही चीज़ें हैं, इन्होंने क्या करना है कि ये इनवाइस के ऊपर सीरियली नंबर हो, डेटेड हो, उसके बाद इसके ऊपर टैक्स पेयर का नाम लिखा हुआ हो, उसके बिजनेस का एड्रेस आ रहा हो, बिजनेस क्या है, ठीक है, उसके बाद नेशनल टैक्स नंबर आ रहा हो, CNIC आ रहा हो, सेल टैक्स नंबर आ रहा हो, ये सारा कुछ लिखना है। हाँ बिल्कुल मुबीन सही कह रहे हो, सॉरी मैंने अब चैट की तरफ देखा, आप सही कह रहे हो,
ठीक है। उसके बाद उसने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, क्वांटिटी लिखनी है, वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज लिखनी है, ये सारी वही चीज़ें। उसके बाद उसने कहना है, अब ये स्पेसिफिक आ गई है ना, अब वो बात कर रहा है होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, कमीशन एजेंट की, वेयर सिंगल ट्रांजैक्शन एक्सीड 10 लाख। ठीक है, अगर इनकी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, कमीशन एजेंट, इन चारों में से किसी की बात कर लो, अगर उनकी सिंगल ट्रांजैक्शन एक्सीड कर दे 10,000 से, द नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर, फिर आपने नेम, अब कस्टमर से नाम भी पूछना है लाजमी कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, अपना एड्रेस भी बताओ। वो कहेगा भाई मैं चीज़ लेने आया हूँ, मैं चीज़ लेके जा रहा हूँ, आपको नहीं रुको, मैं हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर या कमीशन एजेंट, मुझे कहा गया है कि कस्टमर का नाम तो पूछना है, साथ उसका एड्रेस भी पूछना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 10,000 से ज़्यादा की सेल कर दी। Where each transaction does not exceed rupees 101 or more cash memos per day, ठीक है, और for all such transactions may be maintained, तो ठीक है, ये भी वही बात है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कैश बुक, कैश बुक। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है, अब ये हो ये रहा है कि आपने इनकी बात की है, तो अब आपके लिए ये वो हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ठीक है, डीलर या कमीशन एजेंट्स हैं, और जिनकी 5 लाख से ज़्यादा की इनकम आ रही है उनके ऊपर। अब इनके ऊपर कुछ मजीद डिटेल में उसने बताया, कहता है कैश बुक भी मेंटेन करो और बैंक बुक भी मेंटेन करो। अब ये 5 लाख से नीचे वाले के बारे में उसने नहीं कहा था, 5 लाख से ऊपर वाले या ये जो 4 लोग हैं इनके बारे में कहा है। इनको कहा गया है कैश बुक भी मेंटेन करो और बैंक बुक भी मेंटेन करो, और डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स, सेल, पेमेंट्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, सिंगल ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली रिसीट्स, सेल, परचेज एंड डिफरेंट हेड ऑफ एक्सपेंसेस। कहता है सिंगल एंट्री करो हर के लिए, अब मतलब अलग अलग, ये ना हो गया एक में ही 10-12 एंट्रीज मिला के कर दो, ठीक है, और बैंक और कैश बुक भी अलग से मेंटेन करो। कहता है जनरल लेजर भी मेंटेन करो भाई, प्रॉपर। अब वो आपसे क्या करवा रहा है, प्रॉपर बुक कीपिंग करवा रहा है, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करवा रहा है। जनरल लेजर भी मेंटेन करो, एनुअल समरी भी बनाओ, मतलब ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा होगा, ट्रायल बैलेंस में से अलग से देखो कि कितनी रिसीट्स आ गई हैं, सेल कितनी आ गई है, पेमेंट्स कितनी आ गई है, परचेजेस कितने, एक्सपेंसेस कितने, और इनको सबको अलग अलग हेड दो, हेड का नाम दो, ठीक है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं अभी और सुनो, कहता है वाउचर्स ऑफ परचेजेस एंड एक्सपेंसेस एंड वेयर अ सिंगल ट्रांजैक्शन एक्सीड 10,000 विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ पेई। जिसने आपसे खरीदी है, एक वाउचर बनाओ, उसके ऊपर उसका नाम और एड्रेस भी लिखो अगर 10,000 से ऊपर चली गई। तो कहता है वेयर द टैक्स पेयर डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड शोइंग डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू। कहता है भाई अगर आप डील कर रहे हो परचेज और सेल ऑफ गुड्स में, मतलब आप चीज़ें बेच रहे हो, खरीद के आगे बेच रहे हो, जैसे बेच रहे हो, तो आपने इन्वेंट्री का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, मतलब स्टॉक शीट्स की बात हो रही है। कहता है स्टॉक पे कर लो अपना, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करो कि आपके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई थी, ठीक है, कब पड़ी हुई थी, क्वार्टर बेसिस के ऊपर, हर क्वार्टर के बाद आप देखोगे आपके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई थी, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करो। अच्छा, अब आ गया ये वाले लोग, ये कौन है, प्रोफेशनल्स हैं, लाइक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, मतलब ये हम लोग हैं। ये सारे क्या कर रहे होंगे, सर्विसेज दे रहे होंगे, ठीक है, ये सर्विसेज दे रहे होंगे। और इनके लिए अलग से बता दिया गया कि आप लोगों ने क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने भी सीरियली नंबर एंड डेटेड। अच्छा, अगर डॉक्टर है तो पेशेंट स्लिप बनाते ही होंगे ना, जब कोई पेशेंट जाता है तो उसको स्लिप बना के दे देते हैं कि आप वेट करें, डॉक्टर आपको मिलते हैं, तो वो कोई स्लिप आपने वो भी अपने पास रखनी है, लेकिन वो स्लिप क्या होनी चाहिए, सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए और डेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई लॉयर वगैरह है, वो इन्वाइस बना के देता होगा। रिसीट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और रिसीट्स कंटेनिंग द फॉलोइंग, ठीक है, वो अगर आपने कोई सेल की है, मतलब सेल ऑफ सर्विस की है, तो उसकी आपने ये मेंटेन करना है। टैक्स पेयर नेम और द नेम ऑफ हिज बिजनेस। आप अगर खुद अकेले ही काम कर रहे हो तो अपना नाम लिख दो, लेकिन अगर आपने एओपी बनाई हुई है, 2-3 लोग हो, तो आपने उसको कोई ना कोई तो नाम दिया होगा बिजनेस को, वो लिख दो अपनी उस पेशेंट स्लिप के ऊपर या इन्वाइसेस के ऊपर, ठीक है, जो आपने बनानी है, ठीक।
आप उसका अपना प्रोफेशन लिख सकते हो साथ, ठीक है, आप एड्रेस लिख सकते हो, एनटीएन लिख सकते हो, बल्कि लिखना है, लिख नहीं सकते, लाजमी लिखना है, ठीक है। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है आपने, इफ एनी। उसके बाद वो फर्दर कहता है आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बतानी है, क्वांटिटी बतानी है, वैल्यू ऑफ मेडिसिन सप्लाइड, अगर तो आप डॉक्टर और दवाइयाँ भी खुद ही बेच रहे हो तो उसके आपने बता देना है। अगर नहीं हो तो डिटेल ऑफ ट्रीटमेंट और केस सर्विसेज जो भी आपने रेंडर किए हैं वो लिख दो। कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं जो आप नहीं लिखना चाहते तो ना लिखो, कोई मसला नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल क्या हो सकती है, ये कॉन्फिडेंशियल ये हो सकती है कि देखो, हम जो प्रोफेशनल होते हैं ना, हमारे पास हर किस्म की जो है ना वो आ रही होती है डिटेल। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है तो वो तो आपका इलाज कर रहा है ना, आप उसको हर बात बताओगे, ठीक है। कुछ कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती है, आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, ठीक है। इसी तरह जो हम ऑडिटर्स होते हैं या अकाउंटेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमारे पास जब कोई आता है कस्टमर, ठीक है, या क्लाइंट आता है तो वो हमें हर चीज़ बता रहा होता है, वो किसी और को नहीं बताना चाह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आप ऑडिटर हो, ठीक है, और आप से के एक कंपनी का ऑडिट करने गए हो, वो कंपनी ना एक यूनिक सी चीज़ बना के बेचती है, उसकी रेसिपी दुनिया में किसी को नहीं पता, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल है उसकी रेसिपी, ऑडिटर को पता लग गई अपने काम के दौरान। अब वो ये नहीं करेगा कि मैं अपनी इनवाइस के अंदर लिख दूं कि मैंने ये सारा कुछ होते देखा हुआ है, ये मैंने काम किया, मैंने उसका जो रेसिपी थी उसको एक दफ़ा ऑडिट किया, उसका नहीं। तो कॉन्फिडेंशियल डिटेल रखने बताने का जो है ना वो आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। एंड ये अमाउंट चार्ज जो आपने पैसे लिए वो बताने हैं ज़रूर। द नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट क्लाइंट, वो कहता है भाई जो आपका क्लाइंट आ रहा है या पेशेंट आ रहा है उसका नाम और एड्रेस भी पूछ लो, ठीक है। चलो हम तो पूछ सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पूछ सकते हैं भाई किधर आपका बिजनेस क्या क्या है। जो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा वो कहेगा जब काम कर डॉक्टर भाई तू एवं मेरे घर का पता पूछी जा रहा है, ठीक है, दवाई देनी है दे, नहीं तो जा। लेकिन ये कह रहे हैं कि पूछो आप उसका, वो भी लिखो। उसके बाद कहता है दे नेम एड्रेस ऑफ वो पेशेंट, ठीक है, वही है। However, the condition of recording address of the patient on the patient slip clause shall not apply to general medical practitioner। तो कहता है ये देखो ये बात है, वो कहता है भाई जो आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास हॉस्पिटल में जो बंदा भी हॉस्पिटल में आता है आप उससे उसका एड्रेस नहीं पूछ सकते, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये अप्लाई नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है जिसको आप प्रैक्टिस करते हुए कोई एडवाइस दे रहे हो या उसको मेडिसिन बेच रहे हो तो फिर तो उसका एड्रेस ले लो, लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपको नाक कान गला चेक करवाने आया है, बुखार चेक करवाने आया है, उससे आप उसका एड्रेस नहीं पूछोगे, कोई मसला नहीं। वो एग्री कर गए रूल में, एफपीआर वाले के, ना पूछो कोई मसला नहीं। उसके बाद वो कहता है डेली अपॉइंटमेंट्स, जितनी आपकी डेली अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, एंड engagement diary in respect of clients and patients provided that this class shall not apply to general medical practitioner। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसके पास डेली बेसिस पे कुछ 5,000 बंदा आ रहा है, ठीक है, जो उसको चेक करवा के जा रहा है, तो उसके लिए नहीं ज़रूरी। लेकिन हम ऑडिटर्स के लिए, हम अकाउंटेंट्स के लिए या लॉयर्स के लिए इन्होंने क्या करना है, डेली जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और जितनी इंगेजमेंट हुई है उसकी एक डायरी बना लेनी है, ठीक है, सारे क्लाइंट्स की, ठीक है। और अगर कोई डॉक्टर को रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहा, कोई सर्विस दे रहा है जो स्पेसिफिक है और उसके पास भी क्लाइंट्स आते हैं तो वो भी फिर उनकी रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है, ठीक है। तो अगर तो उसने जनरल मेडिकल प्रैक्टिस करनी है तो फिर उसके लिए अप्लाई नहीं होगा, बाकी लॉयर्स, ठीक है, ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, उन सब के लिए अप्लाई होगा ये। उसके बाद उसने क्या करना है, डेली रिकॉर्ड्स ऑफ रिसीट्स, पेमेंट्स, सेल्स, पेमेंट्स, परचेज एक्सपेंसेस। और अगर कोई छोटा मोटा कारोबार है तो सिंगल एंट्री कर रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए उसने वही रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना। और वाउचर ऑफ परचेज एंड सेल, अब अगर आप देखोगे ना ये सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आपको समझना क्या है कि आपने एक याद कर लिया, अब आपने आगे उसको जब नए पे जाना है तो उसमें देखना है कौन कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो मैं वही याद कर लूँगा, बाकी जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो अलग से याद करनी है। अब चौथा पॉइंट आ गया, अब मैन्युफैक्चरर्स की स्पेसिफिक बात हो रही है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं विद टर्नओवर एक्सीडिंग 2.5 मिलियन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जो इंगेज हैं, ठीक है, और उनका टर्नओवर जो है 2.5 मिलियन से ज़्यादा है, उनके लिए क्या है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने भी यही काम करना है। अब ये सेम है, ये सारों के लिए सेम सी लाइन, ठीक है।
टैक्स पेयर नेम, नेम ऑफ बिजनेस एड्रेस, ये सारा कुछ सेम है। हाँ, इससे करना है परचेज डे बुक। जो मैन्युफैक्चर होता है ना, उसने रॉ मटेरियल खरीदना होता है ना, रॉ मटेरियल के ऊपर ही उसकी चीज़ें बन रही होती हैं, तो वो परचेजेस बहुत ज़्यादा करता है। तो फिर आपने अकाउंटिंग में एक परचेज डे बुक पढ़ी होगी, तो हमारे टैक्स वाले कह रहे हैं कि भाई आप उसकी ज़रूरत है। अगर आप परचेज मैन्युफैक्चर हो, आप परचेज डे बुक बनाओ, परचेज लेजर भी बनाओ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जनरल लेजर भी बनाओ, ठीक है। वाउचर्स भी बनाओ, परचेजेज एंड एक्सपेंसेस वेयर अ सिंगल ट्रांजैक्शन एक्सीड 10,000 विद द नेम एंड एड्रेस, और उस पर फिर नेम और एड्रेस भी लिखो जिसको आपने जो है ना, जिससे परचेजेस किए हैं या जिससे एक्सपेंस किया है जिसके साथ। फिर वो कहता है स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर बनाना है आपने। स्टॉक रजिस्टर भी आपने आई थिंक पीआरसी में पढ़ा हुआ है। ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो आपके पास मेजर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स हैं। सपोर्टेड बाय गेट इनवर्ट पास, गेट इनवर्ट और आउटवर्ट पास का पता है मुबीन आपको? पीआरसी अकाउंटिंग पढ़ाया हुआ है टीचर्स ने आपको पीआरसी में। अच्छा, होता क्या है, ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। ये ऊपर से एरियल व्यू है शायद, ठीक है। यहाँ पे आपकी मशीनरी लगी हुई है, यहाँ पे आप जो है ना वो स्टोरेज करते हो, यहाँ पे आपका ऑफिस है, यहाँ पे जो है ना वो पार्किंग है, यहाँ पे एक गेट, ठीक है। ये गेट से गुजर के सारा सामान आपकी फैक्ट्री में आता है, ठीक है। ये आपकी फैक्ट्री है, गेट से सारा सामान गुजर के अंदर आ रहा है और गेट से ही सारा सामान गुजर के बाहर जा रहा है। यहाँ पे एक भाई साहब जो है ना वो आपने गार्ड बैठाए होंगे, एक या एक से ज़्यादा भी बैठा सकते हो, ठीक है। इसके पास गन भी होगी, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि भाई यहाँ से जो सामान बाहर जा रहा है और जो अंदर आ रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करे, ताकि ये ना हो कि आपका स्टाफ ही चोरी करके सामान बाहर ले जाए, या इसी तरह गैर कानूनी सामान आपके जो है ना फैक्ट्री में आता रहे। तो इसका काम क्या है, इसने देखना है कि क्या बाहर जा रहा है और क्या फैक्ट्री के अंदर आ रहा है। इसको आपने एक रजिस्टर सा बना के दिया हुआ है, एक कॉपी से बना के दी है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है गेट इनवर्ट। इनवर्ट का क्या मतलब होता है? इनवर्ट, अंदर आने वाली चीज़ें, ठीक है। और कहाँ से? गेट से, तो इसको कहते हैं गेट, सॉरी, गेट इनवर्ट। जब भी कोई चीज़ इंटर होगी फैक्ट्री में, वो इनवर्ट आ रही है, गेट से गुजर के आ रही है, तो इस भाई साहब ने गेट इनवर्ट पास बनाना है। जब भी कोई गेट से बाहर जा रही होगी तो इसने गेट आउटवर्ड पास बनाना है, ठीक है। उसके ऊपर ये लिखेगा इतनी चीज़ें, ठीक है, ये वाली चीज़ें ये यहाँ से निकल के गई और ये यहाँ से आई हैं, इसमें वो बनाना है। तो ये उसकी कह रहे हैं, कहता है जितना भी आपने आपने स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है, कि इतना स्टॉक पड़ा हुआ है उसको सपोर्ट करनी है साथ गेट इनवर्ट और आउटवर्ड पासिंग से, कि मैंने इतना खरीदा था, इतना आया, इतना चला गया, तो ये, ठीक है, रिकॉर्ड के साथ। क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने क्वार्टरली जो है ना इन्वेंट्री काउंट भी बताना है, इंक्लूडिंग वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का पता है? ठीक है, चलो। वर्क इन प्रोसेस वो होता है जो रॉ मटेरियल ना हो, ठीक है, रॉ मटेरियल की फॉर्म से आगे चला गया हो, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, और अभी फिनिश गुड से पीछे पीछे हो, तो यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस आता है। मतलब रॉ मटेरियल में आपने कोई लेबर से काम करवा लिया, तो वो रॉ मटेरियल भी नहीं रहा क्योंकि उसमें काम हो चुका है, लेकिन अभी वो फिनिश गुड भी नहीं बनी, तो दरम्यान में कहीं पे जो चीज़ होती है उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। तो वो कहता है इसको भी आपने गिनना है, शोइंग डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड वैल्यू, और उसकी सारी चीज़ें बतानी है। उसके बाद वो कहता है एवरी टैक्स पेयर। अच्छा, अब बेसिकली क्या हो रहा है, पहले हम ना बिजनेस वाले की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एवरी टैक्स पेयर ड्राइविंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। बाकी के जो आपके हेड्स रह गए, सैलरी वाला, प्रॉपर्टी वाला, कैपिटल गेन वाला और अदर सोर्सेज वाला, ठीक है, पांचवा बिजनेस वाला अलग से पढ़ लिया। अच्छा, सैलरी किसकी आ रही होगी? सैलरी तो हमेशा इंडिविजुअल की आ रही होगी। आपने कभी नहीं सुना होगा कंपनी कोई जॉब कर रही है और कंपनी को सैलरी मिल रही हो। एओपी भी कभी नहीं ऐसे कर रही होती कि वो कहीं पे काम कर रही हो, एओपी सुबह सुबह उठ के जा रही हो और उसको सैलरी मिल रही हो। नहीं, सैलरी हमेशा इंडिविजुअल को मिलती है। हाँ, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और बाकी सोर्सेज बाकी भी कमा सकते हैं। तो एवरी टैक्स पेयर की बात हो रही है, इसने क्या क्या मेंटेन करना है।
अगर तो सैलरी ले रहा है तो सैलरी के लिए इसने क्या मेंटेन करना है, सैलरी सर्टिफिकेट। इसको सैलरी सर्टिफिकेट मिलता होगा जब इसको सैलरी देते होंगे, इसको कंपनी एक पेज के ऊपर लिख के देती होगी, भाई तेरी इतनी सैलरी थी, इतनी उसमें से तुम लेट आए थे, इतनी मैंने डिडक्शन कर ली, इतना टैक्स कटा, तो ये तेरी सैलरी रहेगी, ये ले जा। ठीक है, तो ये सैलरी सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी एंड टैक्स डिडक्टेड देयर फ्रॉम। ठीक है, तो इसमें ये मेंटेन करना है। अगर आप सैलरी कमा रहे हो, आप जॉब करते हो, तो आपको एफबीआर क्या कह रहा है, आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है किस चीज़ का, इस चीज़ का। अगर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हो तो फिर आपने क्या करना है, टेनेंसी एग्रीमेंट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाते कब से, ये होती क्या थी, ये होती थी रेंटल इनकम। याद है आपको रेंटल इनकम, ये रेंटल इनकम होती थी। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी को रेंट पे घर दिया हुआ है या कोई प्रॉपर्टी दी हुई है, उसका रेंट आ रहा है, तो क्या मेंटेन करना है, इसका कोई एग्रीमेंट तो होगा ना किराएदार के साथ। ठीक है, किराएदारी का कोई एग्रीमेंट तो होगा ना, तो उसको आपने अपने पास रखना है। इफ एग्जीक्यूटेड, अगर कोई बनाया हुआ है तो उसको लाजमी अपने पास रखना है। अगर ये टर्मिनेट हो गया है, खत्म होना, तो आपने इसको खत्म कर दिया होगा, कोई एग्रीमेंट बनाया होगा, तो अगर ये किया है आपने तो इसको भी आपने अपने पास रखना है। टर्मिनेशन हुई है अगर एग्रीमेंट किया आपने, उसके साथ 2 साल का एग्रीमेंट किया था, 1 साल बाद ही खत्म हो गया एग्रीमेंट, तो ये भी अपने पास संभाल के रखना है आपने, अगर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं। रिसीट्स ऑफ अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव। ठीक है, आपने जब रेंट रिसीव किया तो कोई रिसीट्स अपने पास मेंटेन कर लेना कि इतने पैसे आए मुझे, इतने पैसे आए, कहीं पे लिखते रहना, ये रिसीट भी आपने संभाल के रखनी है। अच्छा, एविडेंसेस ऑफ डिडक्शंस। आपको याद होगा जब हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो उसमें कुछ डिडक्शंस की हमें इजाज़त दी गई थी। ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस करवाते थे तो हमें उस पर इजाज़त मिल जाती थी, लोकल टैक्सेस, लोकल रेट टैक्सेस, ठीक है, ग्राउंड रेंट, प्रॉफिट इंटरेस्ट, अगर आपने कर्जे पे ज़मीन लेके कंस्ट्रक्शन, इस तरह की चीज़ें थी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको अलाउ की गई थी। अगर ये सारी चीज़ें आपने लेनी है, डिडक्शन करवानी है, तो हमें पता है कि कमिश्नर भाई साहब ने हमें कहा है कि जब तक उनका प्रूफ नहीं रखोगे तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। सो हमने एविडेंस रखनी है इन सारी डिडक्शंस की जो हमने क्लेम करनी है, जो अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम क्लेम करते हैं, जैसा कि प्रीमियम पेड ऑन इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, लोकल रेट, टैक्स चार्ज और सेस, ठीक है, ग्राउंड रेंट, प्रॉफिट इंटरेस्ट, शेयर इन रेंट ऑन मनी बोरोड, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्टिंग दी रेंट, और ये लीगल सर्विसेज एंड अनपेड रेंट। इन सब की चीज़ों की आपने अपने पास जो एविडेंस रखनी है। फिर है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपने क्या करना है, एविडेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द कैपिटल एसेट। कैपिटल गेन होता क्या था, आप एक चीज़ खरीदते थे, फॉर एग्जांपल ये आपने कोई, ये तो वैसे इसने वो बनाया हुआ है, थैली सी है, इसके अंदर पैसे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ये एक एंटीक है। ठीक है, तो आपने इसको एक्वायर किया होगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, ठीक है, उसकी एविडेंस रखनी है कि मैंने जब खरीदा था इतने का खरीदा था। एविडेंस ऑफ डिडक्शन फॉर एनी कॉस्ट क्लेम, अगर आपने कोई इससे रिलेटेड खर्चा वगैरह इसमें से लेस करना है तो उसकी आपने सपोर्टिंग रखनी है। एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, जो बेचा तो उसकी भी एविडेंस रखनी है। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होता था, डिविडेंड होते थे, तो आपने डिविडेंड्स जब आपको मिलते हैं ना, तो कंपनी आपको डिविडेंड्स के साथ एक पेज बना के देती है जिसको कहते हैं डिविडेंड वारंट्स। ठीक है, इसमें वो सारा कुछ बताती है, आपके इतने शेयर से इतने परसेंट आपको डिविडेंड मिला, तो इसको संभाल के रखना इस पेज को भी। अगर रॉयल्टी मिल रही है तो रॉयल्टी का कोई एग्रीमेंट होगा, उसको भी संभाल के रखना। अगर प्रॉफिट ऑन डेट है तो आपके पास कोई ना कोई डिटेल आई होगी कि इतना प्रॉफिट मिलता है, इतने पे मिला, ये भी संभाल के रखना। बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं आपके पास। एविडेंस ऑफ प्रॉफिट ऑन टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन, लाइक सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म फ्रॉम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास आ गई, उसमें से भी प्रॉफिट ऑन डेट आपको नज़र आ जाता है, और आपको अलग से भी बैंक सर्टिफिकेट दे देता है, ये भी आपने संभाल के रखना है। एविडेंस ऑफ ज़कात डिडक्टेड, अगर आपकी ज़कात डिडक्ट हुई है तो उसका भी आपने संभाल के रखना है। ठीक है, ग्राउंड रेंट, अब आपको याद होगा कि अगर आप सब लीज कर देते हो, सब रेंट कर देते हो अपनी प्रॉपर्टी को, तो आपकी इनकम कहाँ चली जाती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाती, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाती है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपने ग्राउंड रेंट जो अगर आपने कोई पे किया है तो उससे रिलेटेड जो है ना, वो भी आपने संभाल कर रखना है। या अगर आपने लीज की हुई है बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है,
और उससे रिलेटेड आपने सारा कुछ संभाल के रखना है। अगर आपने विकेट करने के लिए जो है ना बिल्डिंग कोई आपने कंसिडरेशन रिसीव किया है तो उसके लिए भी संभाल के रखना है सारा कुछ। लीज एग्रीमेंट संभाल के रखने हैं इन सारों के लिए। ये सारे क्या हैं, अदर सोर्सेज, ठीक है। इनके लिए क्या संभाल के रखना है, लीज एग्रीमेंट संभाल के रखो, लीज टर्मिनेशन एग्रीमेंट संभाल के रखो। ये बेसिकली वही प्रॉपर्टी से मिलते जुलते थे, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ गए थे, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी प्रॉपर्टी वाले से मिलती जुलती है। फिर अगर आपको एन्युटी और पेंशन मिल रही है तो आपने उसकी एविडेंस संभाल के रखनी है, जो आपको पैसे मिले, ठीक है। अगर आपने कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह जीता है, लॉटरी वगैरह जीती है, उसकी एविडेंस आपने रखनी है। उस पर जो इनकम टैक्स डिडक्ट वगैरह हुआ है और उसका जो सर्टिफिकेट मिला है वो आपने संभाल के रखना है, ठीक है। अगर आपको कोई वो जो याद होगा, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी को खुदाई शुदाई करके कुछ सोना सोना निकालता है तो वो कहता है आपको भी शेयर दूंगा, वो अदर सोर्स में चला जाता था, तो उसका एग्रीमेंट संभाल लेना, ठीक है। अगर आपने कोई लोन, एडवांस और डिपॉजिट और गिफ्ट दे दिया है विदाउट फॉलोइंग दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ एफपीआर, जैसे कि उसने कहा था कि आपने थ्रू क्रॉस चेक देना है, आपने नहीं दिया, तो आपको क्या बन गया था, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो उसके रिलेटेड आपने वो सारी चीज़ें संभाल के रखनी है, जिसने गिफ्ट दिया उसके बारे में और ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ना, बल्कि ख़त्म नहीं हो गया इसको करके, इंशाल्लाह इससे आगे कल चलेंगे। अब एक जनरल बात है, एविडेंस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर क्लेम, ठीक है। आपने जितने भी अदर सोर्स में कोई एक्सपेंडिचर क्लेम करने हैं उनकी एविडेंस अपने पास संभाल के रखें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल करेंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़ मुबीन।